नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मीतू जैन और इंडिया दिस वीक में आज हम बात करेंगे किसान की। वो किसान जो हर परिस्थिति में भारत की खाद्य सुरक्षा को बनाए रखता है। लेकिन उस किसान का अपना घर कैसे चलता है, वो किसान आज किस हालात में है और वो किसान कर्ज माफी के लिए सड़क पर क्यों उतर आया है। हालांकि देश में कई ऐसे किसान हैं जो मानते हैं कि खेती भारी फायदे का सौदा है, क्योंकि ये किसान करोड़ों रुपए कमाते हैं इसी खेती से। भले ही मंदसौर का किसान क्यों ना महीने में 1600 रुपए ही महज कमाता हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे देश के सांसदों की। नजर डालते हैं इन आंकड़ों की जो बताते हैं कि हमारे सांसद खेती से कितना कमाते हैं। अन्नदाता अगर दूध सड़क पर बहाने लगे तो गलती किसकी है? किसान फसल को फेंकने पर मजबूर हो जाए तो गलती किसकी है? सब्जियों की अगर लागत भी न निकल पाए तो बताइए जिम्मेदारी किसकी होगी? पिछले एक हफ्ते से इन्हीं सवालों का जवाब पूरा देश मांग रहा है। महाराष्ट्र जल रहा है, मध्य प्रदेश सुलग रहा है। किसानों का ये वो गुस्सा जो शायद ही पहले किसी ने देखा हो। अन्नदाता के आक्रोश की ऐसी तस्वीरें शायद ही कभी नजर आई हों। ये सुलगता हुआ शहर किसानों की गुस्से की कहानी बयां कर रहा है। धू-धू कर जलती ये बस बता रही है कि हालात कितने बुरे हैं। सवाल है कि आखिर कौन कर रहा है ये आगजनी और कौन भड़का रहा है गुस्से की आग। किसानों की मौत को पैसे से खरीदकर किसानों के आंदोलन को दबाना चाह रहा है, किसानों को डराना चाह रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा। हमें सरकार से कोई न लड़ाई करना न जगह, हमें हमारा हक चाहिए, सिर्फ हक। इन बातों में किसानों का दर्द छलकता है। इन तस्वीरों में किसान की तकलीफ दिखती है। देश का आम किसान अपने हक के लिए सड़क पर उतरता है। लेकिन देश के कुछ और किसान हैं जो इस विरोध प्रदर्शन से कोसों दूर हैं, जो महंगी कार में घूमते हैं, आलीशान बंगलों में रहते हैं। गरीब किसान की जमीन जब बूंद बूंद पानी को तरसती है तो संसद में बैठने वाले किसान खुद को करोड़पति बताते हैं। इस पर सवाल उठते हैं, आखिर ये कैसे मुमकिन है? देश के दो किसानों में इतनी असमानता क्यों है? कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो देश में कृषि की विसंगति को उजागर करते हैं। साल 2014 के चुनाव के दौरान नेताओं ने जो हलफनामा चुनाव आयोग में दिया था, उसके मुताबिक विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की कुल संपत्ति थी 17,55,16,422। इसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि उनके पास जो कृषि भूमि है उसका मूल्य 93,50,000 रुपए है। 2012-13 के ITR के मुताबिक इनकी सालाना इनकम 24,99,260 रुपए थी, जिसमें इस भूमि से हुई इनकम की भी हिस्सेदारी थी। मंडला से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपनी कुल संपत्ति 2,57,00,000 बताई, जिसमें से 1,21,00,000 रुपए की कृषि भूमि होने की बात कही गई। 2012-13 के ITR के मुताबिक सालाना इनकम 12 लाख रुपए थी। मंदसौर से सांसद सुधीर गुप्ता की कुल संपत्ति 5,74,00,000 रुपए थी। इन्होंने भी स्वीकार किया कि इनके पास 2,81,00,000 रुपए की कृषि भूमि है। साल 2012-13 के ITR के मुताबिक इनकी सालाना इनकम 6,77,807 रुपए है। सागर से सांसद लक्ष्मी नारायण यादव की भी कुल संपत्ति 2,39,62,009 रुपए है। इनके पास भी 1,10,00,000 रुपए मूल्य की कृषि भूमि है। 2013-14 के ITR के मुताबिक सालाना इनकम 4,66,000 थी। हलफनामे के मुताबिक छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद कमलनाथ की कुल संपत्ति 206 करोड़ रुपए थी। इन्होंने भी हलफनामे में 16 करोड़ रुपए की कृषि भूमि बताई। 2012-13 के ITR के मुताबिक इनकी सालाना आय 17,46,090 रुपए पाई गई। रतलाम से कांग्रेस सांसद कांतिलाल भूरिया ने अपनी कुल संपत्ति 7 करोड़ रुपए बताई थी। कांतिलाल भूरिया के पास कुल 75 लाख रुपए की कृषि भूमि है। 2014-15 के ITR के मुताबिक इनकी आमदनी 10,27,285 रुपए है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ये वो गिने चुने सांसद हैं जो खुद को किसान बताते हैं, लेकिन इनकी तुलना देश के आम किसानों से नहीं की जा सकती। सबके सामने है कि जो सांसद हैं या जो बहुत रिच हैं, अमीर घरानों से हैं, उनकी जो खेती की आय है इतनी भयंकर है और गरीब आदमी मर रहा है। आत्महत्या तो आप रोजाना देखते हैं हम लोग, तो ये तो स्पष्ट है कि क्यों है उन लोगों की आय जो MP हैं या जो मिनिस्टर हैं या जो अमीर घरानों से हैं। परंपरा में भारत कृषि प्रधान देश रहा है। सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी कुल GDP में महज 15% थी, लेकिन 15-16 में यह 57% तक पहुंच गई है।
साफ है कि कृषि से किसानों का मोह भंग हो रहा है। किसानों को उनकी उपज की सही कीमत नहीं मिल रही। वो कर्ज के बोझ के तले दबे हैं। इसलिए उनका गुस्सा अक्सर विरोध प्रदर्शनों की शक्ल में सामने आता रहा है। प्रार्थना कर रहा हूं सब लोगों से, आप लोग एग्रीकल्चर को, किसान को बहुत नेग्लेक्ट कर दिए, बेइज्जती कर दिए। आप समझते हैं, आप अगर हमारी परिवार में अगर कोई किसान बोले तो हमको तो लड़की नहीं मिलते, ऐसी बेइज्जती कर दिए तुम सब लोग मिलके, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स, इंटेलेक्चुअल्स। प्लीज रिमेंबर, you see, look, farmer may be weak, but once he gets angry, you can't stop it. मध्य प्रदेश में मंदसौर से लेकर देवास और उज्जैन तक हिंसक विरोध प्रदर्शन इसकी ताजा मिसाल हैं। सरकार किसानों के कल्याण के लिए नई योजनाएं चला रही हैं। इसके बावजूद देश के अन्नदाता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। टीम न्यूज़ नेशन। गरीबी हटाओ का नारा हमारे किसानों के लिए एक नारा ही बनकर रह गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ये सोचने लगे हैं कि अगर किसान गरीब ही रहे तो इसमें नुकसान क्या है। आखिर सोचिए, गरीब किसान की गरीबी हटाने में कितनी नेताओं ने अपने राजनीतिक करियर बनाया होगा, कितनी सरकारों ने कर्ज माफ़ी कर किसानों पर एहसान तो किया ही, साथ ही चुनाव भी जीता होगा। बड़े बड़े एक्सपर्ट से रिपोर्ट्स बनवाई गई कि गरीब किसान की गरीबी दूर कैसे हो, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि ऐसी रिपोर्ट को लागू करना नामुमकिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान ठीक 1 साल पुराना है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद में प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया था कि किसान की जान से कीमती कुछ नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश में मंदसौर में जो कुछ हुआ, उससे पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया है। जो बीजेपी चुनाव से पहले खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी बता रही थी, उस पर विपक्ष ने किसान विरोधी होने का इल्जाम लगा दिया है। हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 1,50,000 करोड़ रुपया माफ किया है। किसानों का माफ नहीं कर सकते हैं, किसानों को सही रेट नहीं दे सकते, किसानों को बोनस नहीं दे सकते, किसानों को मुआवजा नहीं दे सकते, किसान को सिर्फ गोली दे सकते हैं, गोली। आक्रोश की आग में देश सुलग रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या ये हालात सिर्फ बीजेपी के 3 सालों की देन है या मर्ज काफी पुराना है, जो घुन बनकर किसानों को तिल तिल मार रहा है। अगर कुछ बयानों की बात करें तो समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि क्यों किसान सरकारों पर उम्मीदें पूरा करने का दबाव बना रहे हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो देश में करीब 53% किसान गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने को मजबूर हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम की माने तो किसानों की मासिक आय 1600 रुपए महीना तक आ गई है। किसानों का यही दर्द कम करने के लिए बीजेपी ने चुनाव से पहले कई वायदे किए। इनमें पहला वायदा था MS स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू करना, जिसके मुताबिक बीजेपी ने किसानों की जमीन की लागत समेत कुल लागत में 50% मुनाफा जोड़कर किसानों को देने की बात कही थी। लेकिन सरकार बनने के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है। तो क्या राजनीतिक पार्टियां सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किसानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती रही हैं? सरकार ने किसानों की ऐसी स्थिति बनाई हुई है कि खेती फायदे का सौदा नहीं बची, और ऐसा एक नहीं बल्कि हर राज्य सरकार कर रही है। दरअसल सारी समस्या की जड़ है सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये किसानों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली वो राशि होती है जिसे सरकार किसान की लागत के हिसाब से तय करती है, जबकि इसमें किसान के उत्पादन को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस किसानों को दी जाने वाली MSP तय करता है, जो पूरे देश में पैदा हुई फसल के आधार पर MSP तय करता है। इसी आधार पर सरकार किसानों को फसल के बदले किए जाने वाले भुगतान की राशि तय करती है। अगर इसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो साल 2016-17 में रागी के उत्पादन की कुल लागत थी 2150 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि इसकी MSP तय की गई थी महज 1725 रुपए। इसी तरह मूंग की प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट थी 5190 रुपए प्रति क्विंटल, लेकिन सरकार ने MSP तय किया 4800 रुपए प्रति क्विंटल। साथ ही उड़द पैदा करने में लागत आई 4661 रुपए प्रति क्विंटल, और सरकार ने इसका MSP तय किया 4575 रुपए प्रति क्विंटल। यानी इस MSP के हिसाब से किसानों के लिए खेती फायदा का सौदा कतई नहीं है। इतना ही नहीं, देश में 50% किसान ऐसे हैं जो जमीन पट्टे पर लेते हैं। अगर ये पट्टे का किराया MSP में जोड़ें तो MSP कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन सरकार ऐसा करने को तैयार नहीं। साफ है, सरकार ने पहले ही तय कर दिया है कि किसानों को तो घाटा होना ही है। जो भी हम खरीदते हैं ना, फर्टिलाइजर, सीड, पेस्टिसाइड्स, इनका दाम हमारे हाथ में नहीं है ना, गवर्नमेंट के हाथ में है। वो लोग जो है बढ़ते जाते। अच्छा, लेबर का वो लोग बढ़ ज्यादा करते रहते। और मगर
जहां हम बेचना है MSP को गवर्नमेंट खुद कम करके रखे। अच्छा, इंटरस्टेट कहीं इधर से दूसरे जगह पे जाना, वहाँ भी कम करके रखते। प्रोसेसिंग रेस्ट्रिक्शंस रहता, एक्सपोर्ट का रेस्ट्रिक्शंस रहता। किसानों की बदहाली का सिलसिला यही नहीं थकता, क्योंकि देश में सिर्फ 6% किसानों को ही MSP के रेट पर भुगतान होता है, जबकि 94% किसान मार्केट के रुख पर निर्भर करते हैं। अगर किसानों के पास पैदावार ज्यादा होती है तो मुनाफाखोर व्यापारी इन किसानों को मनमाफिक भुगतान करते हैं, जिससे किसान सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि किसान के गरीब होने की वजह सिर्फ MSP ही नहीं है। भारत वर्ल्ड बैंक से बड़े पैमाने पर लोन लेता है और लोन के बदले उसकी शर्तों को भी मानना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि हम APMC यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी को खत्म कर दें। APMC आपके शहर में बनी वो मंडी है जहां किसान आकर अपना उत्पादन बेचता है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि मंडियों का निजीकरण कर देना चाहिए और किसान को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आजादी दे देनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में 83% किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से भी कम है। इसका सीधा मतलब हुआ कि उनके पास ना तो इतनी फसल है और ना ही इतने संसाधन हैं कि वो अपनी फसल बेचने के लिए दूसरे राज्यों की मंडी तक जा सके। मंडियां प्राइवेटाइजेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिंपल चीज़ है, ये हम कॉर्पोरेट्स को मदद करना चाहते हैं। अगर वाकई ही करना है तो हमारे देश में इस समय 7,700 मंडियां हैं, APMC मंडियां हैं, और हमें 42,000 मंडियां चाहिए इस देश में। प्रायोरिटी हमारी मंडियां होनी चाहिए, ना कि 8 लेन के जो हाईवेज़ बन रहे हैं जिसका कहीं बहुत सारी जगह पर कोई मतलब नहीं है। वो डाइवर्ट करके हमें इस पर फोकस करना चाहिए। वैसे जिन मंडियों की बात वर्ल्ड बैंक की तरफ से की जा रही है, मंडियों का वो नेटवर्क सिर्फ पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में ही फैला है। कहने को तो ऐसी मंडियां यानी APMC 23 राज्यों में हैं, लेकिन उन राज्यों में इनकी संख्या 1 या 2 या नामात्र की है, जिसकी वजह से किसान आड़तियों के पास जाने को मजबूर हो जाते हैं। कह सकते हैं कि APMC और MSP जैसी योजनाएं सिर्फ कागजों में रह जाती हैं। सवाल यह है कि सरकार ने इस स्थिति को सुधारने की आज तक कोशिश क्यों नहीं की। टीम न्यूज़ नेशन। 2022 में किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, यह सरकार का नया वायदा। लेकिन किसान आखिर कमाता क्या है? महज 1,600 रुपए एक महीने में। ये दूसरी बात है कि आज से 5 साल पहले किसान महीने में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 6,500 रुपए कमाता था। लेकिन आज अगर 1,600 रुपए में बात नहीं बनती है तो इसके लिए सरकार के पास एक फॉर्मूला और है, कर्ज माफ़ी। इस फॉर्मूले से किसान को राहत तो मिलती ही है, थोड़ा बहुत फ़ायदा सरकार को भी हो जाता है, क्योंकि चुनाव जीतने का श्योर शॉर्ट फॉर्मूला है कर्ज माफ़ी। सूखा पड़ गया तो कर्ज माफी, बाढ़ आ गई तो कर्ज माफी, किसी राज्य में चुनाव आ गए तो कर्ज माफी। 125 करोड़ जनसंख्या वाले इस देश में किसान के साथ चिपक गया है यह कर्ज माफी। तो क्या कर्ज माफी ही एकमात्र जरिया बचा है जिससे किसानों को राहत दी जा सकती है? क्योंकि MS स्वामीनाथन का फॉर्मूला लागू नहीं किया जा सकता, ये बात तो सरकार पहले ही कह चुकी है। हालांकि इसी महीने 28 मार्च को बीजेपी की तरफ से 2 बड़ी बातें कही गई। पहली बड़ी बात, लागत में जमीन की लागत जोड़कर कोई भी सरकार स्वामीनाथन फॉर्मूले को लागू नहीं कर सकती। दूसरी बड़ी बात, अगर लागत के मूल्य में जमीन की लागत घटा दें तो इस हिसाब से सरकार ने लागत मूल्य में 43% से ज्यादा MSP का भुगतान दे दिया है। लेकिन अगर वाकई ऐसी बात होती तो हमारे किसान सड़क पर नाच रहे होते, ना कि प्रदर्शन कर रहे होते। सच्चाई यह है कि सरकार ने एक और दावा किया कि 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है? क्योंकि NSSO साल 2012-13 में एक सर्वे कर चुका था जिसके मुताबिक देश में किसानों की मासिक आय 6,426 रुपए प्रति माह थी, जबकि NSSO ने 1 साल पहले यानी 2016 में भी कुछ सैंपल सर्वे किए जिसके मुताबिक किसानों की एक महीने की आमदनी महज 1,700 रुपए तक आ गई। हालांकि चिंता की बात सिर्फ इतनी भर नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही मुख्य आर्थिक सलाहकार का ये बयान सामने आया जिसके अनुसार किसान की आमदनी 1,700 से घटकर सिर्फ 1,600 रुपए प्रति महीना रह गई। शायद यही वो वजह है जो देश के किसानों की आत्महत्या के मामले 42% बढ़ा रहे हैं और हरियाणा और पंजाब जैसे प्रदेशों में भी किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पंजाब और हरियाणा किसानों के लिहाज से सबसे खुशहाल राज्य माने जाते हैं। NSSO ने 2012-13 में पंजाब के किसानों की आमदनी 18,000 प्रति महीना बताई थी, जबकि हरियाणा के किसानों की मासिक आय 14,400 रुपए थी। हालांकि बिहार में किसानों की हालत सबसे बदहाल मिली। बिहार के किसान की इनकम सिर्फ 3,500 रुपए प्रति महीना थी। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब जैसे राज्य में सिंचाई के साधन दुनिया में सबसे बेहतर हैं, यानी किसान को 98% सिंचाई की सुविधाएं मिलती हैं और पंजाब उत्पादन के मामले में भी सबसे ऊपर आता है। बावजूद इसके यहाँ भी किसान फांसी के फंदे पर झूल जाता है।
तो क्या ये माना जाए कि किसानों को आत्महत्या से रोकने का सरकार के पास बस एक ही जरिया है कि कर्ज माफ कर दिए जाए? न्यूज़ नेशन। इंडिया दिस वीक में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारे इंडिया दिस वीक के एपिसोड्स पसंद आए होंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा न्यूज़ नेशन पर।